मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने जा रहा हूँ जिसमें बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही यूनिवर्सिटी हूँ जो एशिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन ये नरभक्षी पागल राक्षस क्रूर और सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और बुक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक मैं जलता रहा हूँ, किसी मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई उसके बारे में अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद में आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं नालंदा क्यों तहस महस किया गया वो मैं बताता हूँ। मेरी कहानी सुनोगे भारत के लालों की आंख में भीग जाएगी। कुंदन भरी आंखों और रुदे हुए गले के साथ आज सुनाता हूँ मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से लगभग पंडित आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजक को विरोधी की तबीयत खराब हो गई थी। किसी गंभीर बीमारी के उसके झड़क लिया था। उसने अपनी नीम हड्डी के बहुत इलाज करवा लिए लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ाने वाले आचार्यों से मुलाकात करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि अभी बीमारी में है और मिल नहीं सकता। उसी यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलने हुए बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल जी सी बद्रा जी आपका इलाज करने आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल जी बद्रा की से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी कि मैं किसी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवाइयां नहीं खाऊंगा क्योंकि काफिर के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल श्री बत्रा जी एक कुरान के प्रति लेकर खिलजी के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की ये प्रतियां आप पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे। वे मेरा दावा है। उसके बाद कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की वो प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसके महसूस किया कि तबीयत अब ठीक होने लगी है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया। उससे पता चला कि पंडित राहुल श्री बत्रा जी के कुरान की प्रतियां पर दवाई का लेप लगा दिया था। उसको पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पढ़ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है और माध्यम से शरीर में दवाई का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को ये बात सहन नहीं हुई। मेरे निम हकीमों के ठीक नहीं हुआ परंतु काफिर की दवाई से मैं ठीक हो गया। मेरे हकीमों के ज्यादा ज्ञान उस आचार्य को पंडित में है। मन ही मन मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण स्वरूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित थी। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और पुत बने हुए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और मेरे स्टूडेंट सभी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे और खिलजी को सहन नहीं हुई क्योंकि वो एक पूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजक को मानना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज करके ठीक करना उसे अपनी धर्म की तौहीन समझी। फिर अचानक एक दिन मेरे असंख्य घोड़ों के पैरों में कंपन और अपनी ओर महसूस किया, लेकिन मैं वो शांति और शिक्षा के लिए विख्यात था। मुझे किस बात का डर लगेगा। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद में जो क्रूर खेल देखा मैंने प्रांगण में वो मैं शब्दों में बता नहीं कर सकता। कहना बहुत आसान है लेकिन जो मैंने अपने आचार्यों पंडितों और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों का खून टपकते हुए मैंने अपनी
नंगी आंखों से देखा उसको बताना बड़ा कठिन है। हजारों शिक्षकों पर बल में मार दिया गया। शांति के संदेश फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी ने मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता मार दिया। कुछ भाग में कामयाब हो गए और कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़ों में छुपा के अपने साथ ले गई, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रचार तिब्बत से हुआ। मेरे अपनी नंगी आंखों से वो खूनी खेल देखा है, जो कदम दृश्य और 10,000 विद्यार्थी के साथ साथ सभी आचार्य पंडितों और शिक्षकों को मार दिया। उसका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे और मूर्तियों में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। मेरे परिसर में मैंने अपने ऐसा खूनी खेल देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया तो खिलजी ने आदेश किया कि मेरे पूरे परिसर को आग लगा दी जाए, मुझे खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। मेरे बच्चों, अगर मुझको प्राण होते तो मैं चल फिर सकता तो मैं सभी रिसर्च पेपर को छुपा देता, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी हजारों साल की मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान प्राप्त कर सकते। लेकिन मैं ये करना सका। मुझे सबसे तकलीफ ज्यादा उस समय हुई जब मेरे परिसर में मौजूद लाइब्रेरी में आग लगा दी। मेरे बच्चों, उस लाइब्रेरी में भारत का भविष्य था। धू धू करके जलने हुए मेरे परिसर में मौजूद तीनों लाइब्रेरियों की बिल्डिंग देखकर मैं खुद को रोक ना सका और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। वहां पर सब मूर्ति पूजकों के विनाश करने वाले ही मौजूद रहे। मुझे और मेरे परिसर को भी मुझे मूर्ति पूजकों के साथ मूर्तियों को सहेज कर रखने का दंड मिला। मैं पूरी तरह से धू धू कर जलने लगा और मेरी आंख बंद कर दी। पूरे 6 महीने तक मेरी विश्वविख्यात लाइब्रेरी में आग जलती रही और भारत का भविष्य जलते हुए मैंने उसे ताप में महसूस किया है। पूरी तरह से तहस नहस वीरान खड़ा में कई शताब्दियों में धूल मिट्टी में आंखों में झोलक हो गया। मेरा खंडहर रूप देखकर देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटने हुए अंधकार में दिन बिताते गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी आंख खोलने वाले अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीस यात्रा का एक डायरी मिला। उसमें उस यात्री में मेरे बारे में कुछ लिखा था। एक दिन वो अंग्रेज अफसर डायरी में लिखे हुए पते पर पहुंचता है और उसे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन वही टहलते हुए उसे कुछ 5वीं शताब्दी की ईंटों के अवशेष मिले। उसे हल्का अपने ही आंखों में खरोच कर देखा तो नीचे एक ऊपर एक ईंटों से सनी हुई दीवार महसूस हुई। फिर कुछ दिनों पश्चात उसने इस उस जगह खुदाई करने मेरे पूरे अवशेष को दुनिया के सामने ले आया। उस चाइनीज की डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्यापक अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषय पर मेरी प्रांगण में पढ़ाई करते थे विद्यार्थी। विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी के लिए अलग अलग भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। 100 से ज्यादा भवन और इमारत बनी हुई थी। हर जगह हर भवन में कुछ ही व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल प्रथा सभा हॉल हॉस्टल की व्यवस्था थी। हॉस्टल के हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे हुए थे और हर कमरे में लाइट की व्यवस्था की थी। उस समय भी और जब लाइट नहीं रहती थी तो दिए के लिए जगह बनी हुई थी। कई देशों के विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ते आते थे। उस डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थी ही मेरे प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ते हुए इच्छुक होकर आते थे, अपना इंटरव्यू होता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 ही प्रवेश पा सकते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर मेरा निर्माण था। आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो मेरी टक्कर कर सके।
10वीं सदी में मेरा 5% भाग ही खुदाई करने के निकल गया, सबसे बाद खुदाई बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर दौर आया नरेंद्र मोदी के, उसके बाद 2016 में मेरी फिर से खुदाई प्रारंभ की गई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा मेरे प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसलिए अभी मेरे अवशेषों को निकालने और सहजने करने के जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। मुझे मुख्यतः 3 राज्यों में मिलाकर बनाया था, जिससे पहला राजा था कुमारगुप्त और मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगिरा होती थी, जो मेरे विश्वविद्यालय में प्रांगण में 15 किलोमीटर दूर स्थित कुमारगुप्त के 500 एडी नालंदा विश्वविद्यालय के स्वरूप में मेरी स्थापना की थी। 5वीं सदी में आप जिस स्थान पर आए हो, लगभग 1600 वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय हुआ करती थी। फिर सेकंड के कनौज में राजा हर्षवर्धन, उन्होंने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया लगभग 7वीं शताब्दी में, और मेरी ख्याति दूर दूर कर फैलने लगी। उसके पश्चात थर्ड में राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा 9वीं शताब्दी में आए और मुझे देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मेरी ख्याति और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण किया। मेरे इस विश्वविख्यात नाम और उपनामों के पीछे 3 राजाओं का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिसमें गुप्ता वंश, हर्षा वंश और पाला वंश। आज भी मेरे लिए ईश्वर स्वरूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट में सुन सकता हूँ। मेरे यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिसमें अकेले ही 1 से अधिक छात्रों को रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों को छात्र शक्ति के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में आचार्य में जो अपनी योग्यता पूर्ण प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। हैंसांग के समय इस विश्वविद्यालय को प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों में उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति और रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और स्थात्विकी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्प विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांस्य की मूर्तियां के आधार पर कुछ विद्वान का मत यह है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उसके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की और विश्वविद्यालय को 100 गांव दान मिले थे, जिसके प्राप्त आय और अनाज के उसका खर्च चलाता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातत्व संग्रहालय बना हुआ है और इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों का रखा गया है। इसके भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां का अच्छा संग्रह है। इसने साथ ही बुद्ध को टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मगबाग भी इस संग्रह में रखा हुए, और इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर में खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हैं। बड़गांव नालंदा का निकटतम गांव है और एक यहाँ सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यहाँ स्थान पर छठ के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा में थोड़ी दूर एक सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजे के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास ही राजगृह है। मेरे प्रांगण में मौजूद लाइब्रेरी में पूरे 9 मंजिला बड़ा था, जिसमें कुछ इस्लामिक आक्रमणों का कार्यों ने जला दिया। मेरी लाइब्रेरी में 3
बिल्डिंग हुआ करती थी उसके नाम करते थे रत्नाददी, रत्नसागर और रत्ना निर्जर। 12वीं शताब्दी में जब खिलजी की क्रूर और मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता में मुझे तहस नहस कर दिया, मेरी विश्वविद्यालय प्रेसिट लाइब्रेरी में आग लगा दी और मैं पूरे 6 महीने तक धू धू कर जला। मेरे देशवासियों, आपके इस लाइब्रेरी में क्या खोया और आपने सभी समझ सकते हैं। हजारों वर्षों की रिसर्च का पांडुलिपि, हजारों करोड़ों रिसर्च के डॉक्यूमेंट धू धू कर जल गए। 6 महीने इसलिए लगे गए क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि रिसर्च के डॉक्यूमेंट ताम्र पत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरी लाइब्रेरी के प्रांगण का नाम धर्मागंज हुआ करता था। मेरे यहाँ आने के लिए आपको हवाई मार्ग और सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग की यात्रा करनी पड़ेगी। हवाई मार्ग के लिए निकटतम एयरपोर्ट यहाँ से 90 किलोमीटर दूर निकटते हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। रेल मार्ग के लिए नालंदा में रेलवे स्टेशन है, किंतु यहाँ प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। राजगीर जाने वाला सभी ट्रेन नालंदा होकर जाती है। सड़क मार्ग नालंदा सड़क पर मार्ग का कई निकटतम शहरों के जुड़ा है। अगर आप राजगीर से आते हैं तो 90 किलोमीटर दूर पड़ता हूँ, वही आप गया से आते हैं तो 90 किलोमीटर स्थित हूँ, लेकिन बोध गया से आते हैं तो 110 किलोमीटर सड़क मार्ग द्वारा दूर मिल जाऊंगा। तो महानुभाव, मेरे बारे में आपको दिमाग में कुछ तो प्रतिक्रिया जरूर आएगी होगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोच रखते हैं। मिलता हूँ एक और पटकथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।